Hello, good morning everyone. So let's start with our next chapter, that is conic sections. That is chapter 11 of coordinate geometry. Coordinate geometry का ये हमारा लास्ट टॉपिक है. स्ट्रेट लाइन और 3D ज्योमेट्री हम कर चुके हैं. इसी टॉपिक का आपका नवंबर में टेस्ट होना है, दैट इज ऑन 17 नवंबर, इस टॉपिक का और 3D ज्योमेट्री का. आप इसको अच्छे से समझेंगे. सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल मीनिंग ऑफ कोनिक्स पे. कोनिक्स बनते कैसे हैं? बेसिकली हम यहाँ पे तीन तरह के कोनिक्स पढ़ते हैं, इलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला. इलिप्स का एक स्पेशल केस है, दैट इज सर्कल. ठीक है, तो फिजिकल मीनिंग ऑफ कोनिक्स से आप समझेंगे. फिर फर्दर हम इनकी इक्वेशंस के ऊपर बात करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये तीनों फिगर हम 2 डायमेंशनल प्लेन के अंदर पढ़ेंगे, चारों फिगर्स, तो हमारे लिए इजी रहेगा इमेजिन करना. इक्वेशंस वगैरह इनकी पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और उन्हीं के बेस पे इनके क्वेश्चंस बनते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये बनता कैसे, कोनिक्स बनता कैसे. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लाइन कंसिडर करी, ऐसी लाइन, ठीक है, जो बिल्कुल वर्टिकल लाइन है, और एक ऐसी स्लैंट लाइन है. इस वर्टिकल लाइन को हम एक्सिस बोलते हैं, एक्सिस, एंड दिस इज जनरेटर. अगर मैं, अब आप इमेजिन करो, देखो, अगर मैं इस जनरेटर लाइन को ऐसे रिवॉल्व करता हूं, आप 9th-10th क्लासेस में एक क्वेश्चन पढ़ते हो भाई, जैसे ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, और अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल को परपेंडिकुलर के अलोंग रिवॉल्व कर देते हैं, तो पहले ये वाला हिस्सा इधर आके लगेगा, और फिर ऐसे नीचे सर्कुलर पाथ बनते हुए एक कोन जनरेट हो जाता है. ये हमने पढ़ा था, एक कोन बन जाता है. ऐसे इधर जैसे ये लाइन घूमना शुरू करेगी, तो आपको ऐसे एक डबल राइट सर्कुलर कोन मिल जाएगा, इस तरह से डबल राइट सर्कुलर कोन, ऐसा कोन आपको मिल जाएगा. और ये जो एक्सिस लाइन है, ये इसके बिल्कुल यहाँ से पास होगी, इस पॉइंट से, और दिस पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स. जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनते जाना. इस पॉइंट को वर्टेक्स बोलता हूँ मैं. वहाँ पे आप फेयर फिगर भी देखते जाना साथ साथ. और ये जो है, ये जो वर्टिकल लाइन है, दिस इज एक्सिस ऑफ कोन, और ये जो ऐसे बनी है जिसने जनरेट किया कोन को, इसलिए इसका नाम जनरेटर रख दिया हमने. इस जनरेटर और एक्सिस के बीच के एंगल को हम लोग बोलते हैं अल्फा एंगल. डिनोट करते हैं सिंबल ए से भी कर सकते हैं. एंगल बिटवीन एक्सिस एंड जनरेटर, एंगल बिटवीन एक्सिस एंड जनरेटर इज कॉल्ड अल्फा. इसको अल्फा बोला हमने, ठीक है. उसके बाद ये डबल जनरेटेड कोन बनने के बाद एक नैप इसका ऊपर दिख रहा है, इसको अपर नैप बोलते हैं, और एक नैप इसका नीचे है. एक कोन नीचे है, एक कोन ऊपर है, तो दिस इज लोअर नैप. लोअर नैप बोलेंगे इसको, ठीक है. और यहाँ पे जो सर्कुलर पाथ बनता है इस कोन का, इसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं. डायरेक्ट्रिक्स, सर्कुलर पाथ जो नीचे बन रहा है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ कोन. ये कोन आपको बेसिकली इस तरह का दिखेगा. देखो, ये मेरे पास 3D फिगर है, ऐसे. ये एक कोन नीचे है, एक कोन ऊपर है, इसको अपर नैपे बोलते हैं, इसको लोअर. और बीच में से जो जा रही है यहाँ से, वो इसकी एक्सिस है, और जनरेटर ने इसको जनरेट किया है, ठीक है. तो यहाँ पे अल्फा एंगल बनेगा. एंगल बिटवीन एक्सिस एंड जनरेटर इज कॉल्ड अल्फा. ध्यान से सुन लेना, अल्फा एंगल कौन सा है? एंगल बिटवीन एक्सिस एंड जनरेटर इज कॉल्ड अल्फा. यहाँ पे बीच में वर्टेक्स है, ठीक है. इसको हम लोग वर्टेक्स एंगल भी बोल देते हैं, अल्फा को. अल्फा इज ऑल्सो नोन एज वर्टेक्स एंगल, ठीक है. तो ये बनने के बाद हमारे कोनिक्स कैसे बनते हैं, तो सेकंड पॉइंट में हम लिखेंगे कोनिक्स आर द, यहाँ लिखता हूँ मैं, कोनिक्स आर द 2D figures obtained by the intersection of plane and double right circular cone. अगर मैं इस कोन को प्लेन से, कोई भी प्लेन, ठीक है, प्लेन से
डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे इंटरसेक्ट करवाऊंगा ना, तो हमें 2 डायमेंशनल कर्व्स मिलेगी जिनको हम कोनिक्स बोलते हैं। इलिप्स मिलेगा सबसे पहले, इलिप्स का स्पेशल केस सर्कल, फिर पैराबोला और फिर हाइपरबोला। यानी कि अब हमने क्या करना है, इस कोन को किसी प्लेन से इंटरसेक्ट करवाना है, इस कोन को किसी प्लेन से इंटरसेक्ट कराना है, देन वी विल गेट डिफरेंट टाइप ऑफ फिगर्स। तो ये 2 पॉइंट पहले आप अच्छे से लिख ले भाई। एक तो आपको अल्फा एंगल पता चल गया, जिसको हम वर्टेक्स एंगल भी बोलते हैं, जिसको हम वर्टेक्स एंगल भी बोलते हैं। दूसरा आपको ये पता चल गया भाई, जो कोनिक्स हमें मिलते हैं, दोज आर द इंटरसेक्शन ऑफ डबल राइट सर्कुलर कोन एंड प्लेन। डबल राइट सर्कुलर कोन एंड प्लेन, पहले यहां तक लिखे। मैं बोर्ड पे आपको साथ साथ फिगर बनी हुई दिखाता रहूंगा ताकि आपको समझ आता रहे, ठीक है। तो सबसे पहला केस आप इसके अंदर लिखोगे, इलिप्स कैसे बनता है। तो मैं यहीं इसी तरफ इसकी फिगर, इसी के अंदर इसकी फिगर बनाऊंगा। ये अल्फा एंगल है, ये वर्टेक्स है, ये 2 पॉइंट मैं यहां से रब कर रहा हूं। लोअर नेपे, जनरेटर, डायरेक्ट्रिक्स, अपर नेपे, अल्फा, इन सब के बारे में आपको पता चल गया। और एक्सिस देखो, अगर इसको कोई प्लेन, अल्फा एंगल का पता चल गया, एक एंगल होता है बीटा एंगल, एंगल बिटवीन प्लेन एंड एक्सिस, एंगल बिटवीन प्लेन एंड एक्सिस इज कॉल्ड बीटा, एंगल बिटवीन प्लेन एंड एक्सिस इज कॉल्ड बीटा। इस बीटा और अल्फा एंगल के रिलेशन की हेल्प से हमें कोनिक्स मिलते हैं। तो सबसे पहला कोनिक हमें मिलेगा इलिप्स। इफ बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, इफ बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा एंड लेस देन 90 डिग्री, देन ये इलिप्स की कंडीशन है। अब देखो कैसे बनेगा, मान लो कोई प्लेन इसको यहां ऐसे इंटरसेक्ट करके जाएगा, ये अल्फा है हमारे पास, ऐसे इसको कोई प्लेन इंटरसेक्ट करके जाएगा, तो यहां पे हमें इलिप्स का फिगर बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। अभी आप थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा आपको, और ये जो एंगल है यहां पे जो बना है, ये वाला एंगल, ये बीटा एंगल है, और ये बीटा एंगल अल्फा से बड़ा है, ये प्लेन और एक्सिस के बीच में बना है, ध्यान से चेक करो, दिस इज बीटा एंगल, और इस तरह से हमें यहाँ पे इलिप्स मिलता है, ठीक है। ऐसे बना लो, या फिर ऐसे बन सकता है, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे बन सकता है इलिप्स। इलिप्स आपको पता है ऐसी फिगर होती है इलिप्स की, मतलब अगर सर्कल को थोड़ा सा कंप्रेस कर दे तो हमें इलिप्स मिल जाता है। तो ये इलिप्स का कंडीशन है। बीटा जो होता है वो अल्फा से बड़ा होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, फेयर फिगर आप देख सकते हो, वहां पे आपको एग्जैक्ट दिखेगी। सेकंड फिगर हमारे पास बन गई है कि अगर बीटा का वैल्यू 90 डिग्री के बराबर हो तो हमें सर्कल मिलता है। दैट इज द स्पेशल केस ऑफ इलिप्स। जैसे मेरे पास इसका तो फिगर भी है, ये देखो, ये डबल राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है। एक प्लेन से हमने इसको परपेंडिकुलरली कट किया, ऐसे बिल्कुल परपेंडिकुलरली, तो आप देखोगे कि जैसे ये हटेगा, ऊपर से कटेगा, तो आपको यहाँ पे एक सर्कल नजर आएगा, चेक करो। अगर ये थोड़ा सा स्लैंट जाता, बीटा एंगल अगर बड़ा होता है अल्फा से, तो ये 100% एलिप्स बनाते हुए जाएगा, चेक करो। जब परपेंडिकुलरली कट मारा तो हमें सर्कल मिल रहा है, ये सर्कल है, हम 2D फिगर की बात कर रहे हैं यहाँ पे जो भी बनेगी, और ऐसे ही मिला हमें एलिप्स, ठीक है। तीसरी कंडीशन हमारी बनेगी, अगर अल्फा और बीटा किसी दिन बराबर हुए तो हमें मिलता है पैराबोला। पैराबोला कट करते हुए जाएगा, फिगर आप देख सकते हो वहां पे साथ साथ। फोर्थ, अगर अल्फा का वैल्यू बीटा से बड़ा है, अगर अल्फा का वैल्यू बीटा से बड़ा है तो हमें मिलता है हाइपरबोला, ठीक है। जैसे मेरे पास इसका ये भी है, ये हाइपरबोला है, इस पे अल्फा का वैल्यू बीटा से बड़ा है, ऐसे भी आप इमेजिन नहीं कर पाओगे, तो जब आप प्लेन को इंटरसेक्ट कराते हुए देखोगे तो तभी आपको पता चलेगा। तो देखो यहाँ पे ये ऐसी फिगर और ये ऐसी फिगर, ये हाइपरबोला की फिगर है, ठीक है। तो एक बार कैसे दिखते हैं सर्कल और इलिप्स का आपको पता चल गया। ऐसा हमें पैराबोला दिखता है,
पैराबोला चार तरह के हम पढ़ेंगे, राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड, अपवर्ड और डाउनवर्ड पैराबोला। और इस तरह से हमें हाइपरबोला दिखता है, दोनों तरफ हाइपरबोला 2D फिगर ऐसे इसमें बना हुआ है। देखो एक ऊपर की तरफ बना हुआ है और एक नीचे की तरफ बना हुआ है, ऐसे यहाँ पे फिगर में बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हमें चारों कॉनिक्स मिलते हैं एट डिफरेंट एंगल्स which a plane makes with double right circular cone and between the and alpha, that is angle between axis and generator of the cone, ठीक है। तो अल्फा और बीटा के रिलेशन के हिसाब से हमें अलग अलग तरीके के कॉनिक्स मिल जाते हैं एंड कॉनिक्स आर 2 डायमेंशनल फिगर। तो इसके बाद हम 1 बाय करके डिस्कस करेंगे। देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे एनसीईआरटी के हिसाब से, क्योंकि हम इस क्लास में सीबीएसई कवर कर रहे हैं। कॉम्पिटिटिव पढ़ाने का अप्रोच इस चैप्टर का थोड़ा अलग है, सीबीएसई पढ़ाने का अलग है, बट लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आप सर्कल यहाँ से पढ़ोगे, अभी हम सर्कल शुरू करने जा रहे हैं, तो इसमें बहुत थोड़ा सा दिया हुआ है। सर्कल की सिर्फ एक ही इक्वेशन पे बात करी हुई है एनसीईआरटी के अंदर, एंड दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। वैसे सर्कल की कई सारी इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म, है ना। तो और इलिप्स भी और पैराबोला की भी बात हम यहाँ पे स्टैंडर्ड पैराबोला की करेंगे, इलिप्स की बात हम स्टैंडर्ड इलिप्स की करेंगे, यानी जिसका सेंटर ओरिजिन होगा, पैराबोला का वर्टेक्स ओरिजिन होगा। हाइपरबोला की भी हम स्टैंडर्ड हाइपरबोला की बात करेंगे, सर्कल की भी हम स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इजी है, कॉनिक सेक्शन एनसीईआरटी के अंदर बहुत इजी है। मिसलेनियस में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम अच्छी देखने को मिल सकती है, तो बट अभी हम शुरू करते हैं। बाकी अगर आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव वगैरह का डाउट्स हो तो आप मुझे वो भी सेंड कर सकते हो, पूछ सकते हो, स्कूल में आके पूछ सकते हो आप, ठीक है। तो चलो हम सर्कल पे बात करते हैं। तो पुट अ हेडिंग ऑफ सर्कल, और यहाँ तक का नोट डाउन कर लो जल्दी से। सर्कल की डेफिनेशन हम छोटी क्लासेस से भी पढ़ते हुए आए हैं। तो कैसे हम लिखेंगे, जैसे यहाँ पे कोई फिक्स पॉइंट है O पॉइंट एंड देयर इज अनदर पॉइंट P, तो सर्कल इस P पॉइंट का लोकस होता है। देखो लोकस का मतलब मैंने आपको स्ट्रेट लाइन के अंदर भी बताया था, लोकस का मतलब होता है पाथ ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट इज कॉल्ड लोकस। मतलब ये पॉइंट जो भी पाथ यहाँ पे ट्रेस अंडर सम रेस्ट्रिक्शंस, मतलब जो भी रेस्ट्रिक्शन इसको मिलेगी पॉइंट P को, यहाँ पे क्या रेस्ट्रिक्शन इसको मिल रही है भाई, ये P पॉइंट O पॉइंट से हमेशा बराबर दूरी पे रहता है, बराबर डिस्टेंस पे रहता है। ये P पॉइंट O पॉइंट से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे रहता है। तो ये P पॉइंट ने ऐसे घूमना शुरू किया और जो भी पाथ ये बनाएगा वो सर्कल बनेगा ऐसे, ठीक है। तो हम लिखेंगे सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट, सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट का लोकस होता है, विच इज always at equal distance from a fixed point, which is always at equal distance from a fixed point. Circle is a locus of a point which is always at equal distance from a fixed point. ये ऐसे पॉइंट का लोकस होता है जो किसी फिक्स पॉइंट से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे रहता है, ठीक है। फिक्स पॉइंट is called, ये जो फिक्स पॉइंट है दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्कल। फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्कल। फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्कल। देखो अगर आपके सामने सर्कल का डेफिनेशन कोई पूछता है तो अब ये नहीं बताना कि सर्कल इज अ राउंड फिगर, नहीं, आपको ऐसा डेफिनेशन देना अच्छे वाला, भाई सर्कल ऐसे पॉइंट का लोकस होता है जो किसी फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा बराबर दूरी पे रहता है, ठीक है। सर्कल थोड़ा अच्छा नहीं बना है बट आप लोग बना लेना, ठीक है। तो ये सेंटर जो है इसको हम हमेशा H, K लेट करते हैं। किसी भी फिगर का अगर लोकस का इक्वेशन निकालना है तो उसके अंदर उस पॉइंट को H, K लेट कर लेते हैं। लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज X, Y जो बाउंड्री पे लाई कर रहा है, तो OP जो होगा दैट विल बी R, बाउंड्री से सेंटर तक का डिस्टेंस। तो OP का वैल्यू हम निकालते हैं, यानी R का वैल्यू हम निकालते हैं, क्या होगा X माइनस H का स्क्वायर प्लस Y माइनस K का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। अच्छा एक बात सुनो, हम 9th 10th क्लासेस के अंदर भी सर्कल पढ़ के आए हैं,
9th में हमने प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ी सर्कल की, एंगल्स इससे रिलेटेड, इधर टेंजेंट जा रही है, जो भी है। क्या हम यहाँ पे भी वही चीज़ पढ़ने वाले हैं? नहीं, हम यहाँ पे सर्कल का इक्वेशंस डिस्कस करेंगे, सर्कल की इक्वेशन के बारे में हम सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे। आगे चल के आप ग्रेजुएशन के मैथ्स में ये और भी ज़्यादा डिटेल में है टॉपिक, काफ़ी अच्छा टॉपिक है। सर्कल के बिना आपको कोनिक सेक्शन समझ आना थोड़ा मुश्किल काम है। तो x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। मतलब डिस्टेंस हमने ली थी, डिस्टेंस एक्चुअली ये थी और इधर r था, तो इसको स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करने पे x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। किससे बनाएंगे? डिस्टेंस फॉर्मूले से बना। सो दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर h कोमा के, रेडियस r, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर h कोमा के एंड रेडियस r। फॉर एग्जांपल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। स्टार्टिंग में आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर 2,3 एंड रेडियस 4 फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर 2,3 एंड रेडियस 4। तो हम निकाल सकते हैं, देखो कैसे निकालेंगे। ऐसे सर्कल का इक्वेशन बताओ जिसका सेंटर 2,3, यानी हमें h, k का वैल्यू दे दिया दैट इज 2,3 और साथ में r का वैल्यू दे दिया दैट इज 4। तो सर्कल के इक्वेशन का फॉर्मूला हम लगा देंगे, जो क्या होगा, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है भाई, x माइनस एच यानी x माइनस 2 स्क्वायर प्लस y माइनस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर। लेकिन इसको यहाँ नहीं छोड़ना, इसको पूरा सिंप्लीफाई करके दिखाना पड़ेगा। तो पूरा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ओपन कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x ये हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y ये हो जाएगा एंड इक्वल्स टू 16। तो फाइनली इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y इज इक्वल टू, ये 4 और 9 13 उधर जाके क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 हो जाएगा। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y। एक सेकेंड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। हमने उस सर्कल का इक्वेशन बता दिया जिसका सेंटर 2,3 था, रेडियस 4 था। आंसर आपके सामने है। कैसे निकाला? हमने सिर्फ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल के अंदर रख दिया। अब क्वेश्चन उल्टा आ सकता है, इसमें तो सेंटर और रेडियस दिया हुआ था और हमसे क्या पूछा था, इक्वेशन पूछा था। क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन देके आपको सेंटर और रेडियस पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल कंसिडर करते हैं, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल हैविंग इक्वेशन, जिसका इक्वेशन है x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y प्लस 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 17 या 17। ठीक है, इसका हमने सेंटर और रेडियस बताना है। यहाँ तक विजिबल है ना? ठीक है, 17 है उधर भी। सेंटर क्या होता है, ध्यान से देखो, x के बाद माइनस है, माइनस के बाद जो भी है वो h है, माइनस के बाद जो भी है वो h है। अगर यहाँ प्लस आ गया तो हम माइनस बना लेंगे। यहाँ पे देखो, माइनस के बाद क्या है, k है, तो इसमें तो ठीक है, इसको तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर रखेंगे प्लस y माइनस 13 का होल स्क्वायर लिख देंगे, इसको इज इक्वल टू रूट 17 का होल स्क्वायर। चेक करो, अब ये बिल्कुल हूबहू सेम एज इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म के जैसा लग रहा है। x के बाद माइनस, माइनस के बाद h, y के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस था ना यहाँ पे, तो माइनस बना दिया हमने।
तो सेंटर कितना हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा 7 कोमा माइनस 13, 7 कोमा माइनस 13। रेडियस वहां पे किसी न किसी का स्क्वायर होना चाहिए, तो रेडियस इसका √17 है। तो इस तरह से हमने इस इक्वेशन का सेंटर और रेडियस फाइंड कर लिया, ठीक है, अगर सर्कल का इक्वेशन हमें गिवन है तो, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं हम। अब की बार क्या है कि हमें इक्वेशन ही दिया हुआ है सर्कल का और उसका रेडियस और सेंटर बताना है। एक और इक्वेशन लिखता हूं मैं, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म पता चल गई x माइनस एच स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर होता है। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है भाई। तो अब की बार इक्वेशन ऐसे है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2x माइनस का 3y, चलो 4y कर देते हैं, माइनस का 4y इज इक्वल टू 8। ये हमें सर्कल का कोई इक्वेशन दिया हुआ है, फाइंड द रेडियस एंड सेंटर, हमसे ऐसा पूछा जा रहा है। अब मुझे पता भाई स्टैंडर्ड फॉर्म तो मेरी ये है, तो जब तक ये वाली इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं बदलती तो तब तक हम रेडियस और सेंटर नहीं बता सकते। चेक करो, मुझे चाहिए किसी क्वांटिटी का होल स्क्वायर x माइनस समथिंग का होल स्क्वायर प्लस y माइनस समथिंग का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर मुझे चाहिए। तो x माइनस समथिंग के इसको बदलना पड़ेगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर और उधर सम कांस्टेंट क्वांटिटी का स्क्वायर, ऐसा हमें चेंज करना पड़ेगा इसको, तभी हमारी बात बन सकती है, ठीक है। तो ध्यान से देखो कैसे बदलेंगे। हम पहले एक्स एक्स वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x हमने एक जगह इकट्ठा कर लिया, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y एक जगह इकट्ठा कर लिया एंड इक्वल्स टू 8। दोनों टर्म्स को हमने इकट्ठा कर लिया साथ में। अब आप 10th क्लास में एक मेथड आपने पढ़ा था, दैट इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, आप उसको थोड़ा सा याद करो। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हम कैसे करते, शायद आपका लास्ट ईयर तो कट गया था वो, कोई बात नहीं, बट फिर भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर आगे चल के भी 12th में कई जगह पे बीच बीच में क्वेश्चंस के अंदर यूज होता रहेगा। जैसे ये क्वेश्चन सर्कल का है, कंप्लीटिंग स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, तो यहाँ पे यूज हो रहा है। ऐसे आगे इंटीग्रेशन में भी एक बार यूज होगा, वहाँ भी हमें कंप्लीट स्क्वायर बनाने की जरूरत पड़ेगी। कंप्लीट स्क्वायर बनाना बहुत आसान है, एक्स का कोफिशिएंट उठाना है, यानी ये जो एक्स वाली या इधर वाई वाली टर्म है, जो लीनियर टर्म होगी, जो x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। एक साइड है तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, इधर करेंगे तो दोनों साइड ऐड कर देंगे, एक ही बात है। या तो इधर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लो या फिर दोनों साइड ऐड कर दो। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, x का कोफिशिएंट कितना है 2, 2 का आधा 1, 1 का स्क्वायर 1, इसको बचपन से ही 1 की जरूरत है। यहाँ पे 8 है, प्लस 1 इधर कर दिया, ठीक है भाई, दोनों साइड ऐड कर दिया ना। वाई स्क्वायर माइनस 4y, 4 का आधा 2, 2 का स्क्वायर 4, तो प्लस 4 इधर किया और प्लस 4 इधर भी कर दिया, ठीक है। तो ये बन जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। कैसे पता चला, ये 2ab छुपा होता है इसके अंदर हमारा, a स्क्वायर और b स्क्वायर, ये इसको देखो, ये y और 2 है, ये माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, इज इक्वल टू 13 आ गया, 13, हाँ 13 ही है, ठीक है। 13 को हम लोग √13 का स्क्वायर लिख दे तो कोई तकलीफ है क्या, नहीं है। अब देखो ध्यान से, ये बिल्कुल एज इट इज सेम स्टैंडर्ड फॉर्म के जैसा बन गया। माइनस के बाद h, यानी इसका सेंटर कितना हुआ 1,2 और रेडियस कितना हुआ √13। तो ये हमारे आंसर्स है। अब ये जो इक्वेशन है ना सर्कल की, इस तरह की जो दिखती है, जिसको हम कंप्लीट स्क्वायर बना के जाते हैं, तो आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर सकते हो। इसका एक और मेथड है, ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है, दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जो आप अगली हेडिंग डालेंगे, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। मैं इस तरफ लिखता हूं। ये दो तरह की इक्वेशन तो हम पढ़ ही लेते हैं, हालांकि ये एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, बट फिर भी हमने पढ़नी है ताकि हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर से ना जाना पड़े, कुछ इजी हो जाए हमारे लिए। और जनरल इक्वेशन के क्वेश्चन हमारे सामने आ जाते हैं कई बार।
जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखो, यहां पे सबसे पहले एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, इसमें था, तो ये एज इट इज हूबहू सेम इसी के जैसी है। इस तरह की अगर हमें इक्वेशन दिखे सर्कल की, तो उसका सेंटर होता है -g माइनस एफ, रेडियस उसका होता है √g स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी, √g स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी। अब हमने इक्वेशन से g और f ढूंढना है। g और f हमें मिलते हैं x और y के कोएफिशिएंट से। ध्यान से देखो, जनरल फॉर्म में x का कोएफिशिएंट जो भी है दैट इज प्लस 2g और y का कोएफिशिएंट प्लस 2f। अब इस इक्वेशन को मैं फिर से यहां लिखता हूं, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 4y इक्वल्स टू 8, यानी -8 इक्वल्स टू 0 लिख दें, क्योंकि इसमें से इधर है। अब कंपेयर करते हैं हम, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 2g है, तो 2g का वैल्यू कितना हो गया -2 और g का वैल्यू कितना है -1। y का कोएफिशिएंट यहाँ पे -4 है, उधर 2f है, तो 2f का वैल्यू -4 और f का वैल्यू -2। g और f हमारे पास आ गया, g -1 आया, f -2 आया, ठीक है भाई। तो ये दोनों से हमारे पास सेंटर आ जाएंगे। c का वैल्यू क्वेश्चन में लिखा हुआ है दैट इज -8 इक्वेशन के अंदर, प्लस के बाद c होता है, यहाँ प्लस के बाद -8 है, तो सेंटर क्या होगा? सेंटर होता है -g माइनस एफ, यानी कि 1,2। इनके आगे तो माइनस ऑलरेडी लगे हुए ना, तो प्लस हो जाएगा। रेडियस कितना होगा? 1,2 ही इधर से आ रहा था, देखो मैच करो, दोनों जगह से सेम आंसर आएगा। रेडियस का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी, तो √g का स्क्वेयर 1 हो जाएगा, प्लस एफ स्क्वेयर 2 हो जाएगा, माइनस सी यानी प्लस का 8 हो जाएगा, यानी कि √13। नहीं, एक सेकंड, 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 आएगा, तो √13 आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से भी रेडियस कितना आ रहा था? √13 आ रहा था। तो जनरल इक्वेशन से स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करके कैसे सेंटर और रेडियस फाइंड करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, और जनरल इक्वेशन से सीधा डायरेक्ट रेडियस और सेंटर कैसे फाइंड करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आप जैसे ही एनसीईआरटी खोलेंगे तो आपको कुछ इक्वेशंस दिखेंगे, उन इक्वेशन से आप सेंटर और रेडियस फाइंड कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं मैं जनरल फॉर्म का, 2x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस का x माइनस का 2y इक्वल्स टू 0। ये ऐसी इक्वेशन है, इसको आपने स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म से डायरेक्ट हमने सेंटर और रेडियस बताना है। तो देखो, सबसे पहला काम, एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर के कोएफिशिएंट 1 होने चाहिए, तो यहाँ पे भी आपको 2 मिलेगा, दोनों जगह पे सेम क्वांटिटी मिलेगी। ऐसा नहीं होगा भाई, देखो अगर यहाँ पे 2 है तो इधर 1 है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो फिर इसका कोएफिशिएंट 1/2 हो जाएगा। इन दोनों का कोएफिशिएंट आपको 100% क्वेश्चन में सेम मिलेगा, तो डिवाइड बाई 2 से डिवाइड करने पे हमें ऐसी दिखेगी, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस x/2 माइनस वाई इक्वल्स टू 0। दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दिया। अब ये जनरल फॉर्म है। अब इसके कोएफिशिएंट्स हम कंपेयर अगर करेंगे तो x का कोएफिशिएंट इधर कितना है? -1/2, और उसमें कितना होता है? 2g, तो 2g का वैल्यू यहाँ पे -1/2 है, सो दिस इंप्लाइज दैट g का वैल्यू कितना आ गया? -1/4, पहला वैल्यू। f की वैल्यू यहाँ पे -1 है, तो f की वैल्यू आ जाएगी -1/2, ये f आ गया। तो सेंटर कितना आ जाएगा? 1/4, 1/2, 1/4, 1/2, क्योंकि पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ये भी पॉजिटिव लेना पड़ेगा। रेडियस हम निकाल सकते हैं √g स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी से, ठीक है, तो ये आप खुद फाइंड कर लेना। तो आज की क्लास में बस हम इतना ही करेंगे। हमने पढ़ लिया है
कोनिक्स के फिजिकल मीनिंग और सर्कल की दो तरह की क्वेश्चन। रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ सर्कल वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, और जो कल की क्लास होगी, ठीक है, तब तक के लिए आप जो एनसीईआरटी के अंदर 1 to 8 क्वेश्चंस है आई थिंक, या 1 to 6, अभी मेरे पास बुक नहीं है एनसीईआरटी, तो उसमें शुरू में आपको रेडियस और सेंटर फाइंड करने वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। रेडियस और सेंटर फाइंड करने वाले क्वेश्चंस आप करें घर से ट्राई, और जो डाउट है यू कैन सेंड टू मी, ठीक है। कुछ बच्चे आप लोगों में से डाउट्स पूछते हैं और लाइव क्लास में तो आप बिल्कुल भी नहीं आते हो, भाई मेरे को समझ नहीं आती बात, डाउट्स पूछने के लिए आप लाइव में क्यों नहीं आते? या तो आपको वीडियो से इतना अच्छे से समझ आ जाता है कि आपके डाउट्स ही नहीं होते, या फिर आप पढ़ते ही नहीं हो बिल्कुल भी, दोनों बातें पॉसिबल है, ठीक है। तो चलो बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।